Hello everyone. So in today's lecture, it is lecture number 10 of the chapter 7. We are going to discuss few topics regarding the evolution in adaptive radiation manner. But before starting this, we'll start some geological time scale. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, राइट. सो आफ्टर ऑनवर्ड्स द टुडेज सिनारियो, यानी आज तक की अगर हम बात करें तो जो टाइम स्केल है उसको कुछ डिवीजन में डिवाइड किया गया है और अलग अलग नेम से वो दिए गए हैं. वाई दे डूइंग दिस? सो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग सब? तो ताकि पता चले कि कौन सी रिसर्च है, कौन सी स्टडी है जो भी हुई है किसी भी वक्त, तो उसको एक नाम दे सके, उसको एक प्रॉपर टाइम स्केल दे सके. जैसे कि मान लो कोई फोसिल्स के थ्रू पता चला कि फॉर एग्जांपल अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड हैं, राइट. सो इट मीन्स 1000 ईयर्स मतलब क्या? तो एक टाइम स्केल दे दिए, यानी इस टाइम में कभी ये जिंदा हुआ करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं एनिमल्स, या तो फिर इस टाइम में कभी पाए जाते थे, राइट. सो दैट इज हाउ एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसका एक डिवीजन है, वो किया गया है ताकि इजीली स्टडी कर सके हम और उसको एक्सप्लेन कर सके, राइट. तो उसके रिगार्डिंग ये जो चार्ट है आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज नॉट ऑफ योर थियोरेटिकल पार्ट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस. इट मीन्स MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस टाइम स्केल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम, राइट. तो यानी पहले, यानी जबकि अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से जो टाइम का डिवीजन हुआ है अब तक का, तो नीचे से लेके ऊपर तक है. तो सबसे पहले हम लोअर साइड में देखते हैं. तो इसका जो ये टाइम स्केल है स्टार्ट होता है एंड में, वो है एसोइक. तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो फर्स्ट रो है वो क्या है? एरा, ठीक है. तो कौन सा एरा है उसकी बात करेंगे हम. देन कम्स द पीरियड्स, यानी एरा को फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, एंड देन है इपोश. क्लियर? और इस टाइम के दौरान कौन से लाइफ फॉर्म्स हुआ करते थे, ठीक है. तो ये डिस्क्रिप्शन है लास्ट में. तो इस हिसाब से हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो देखेंगे. एरा, पीरियड एंड इपोश, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है, नीचे से हम बात करते हैं एजोइक. तो यानी एरा का नाम है एजोइक. इधर फर्दर पीरियड एंड इपोश में कोई डिवीजन नहीं है, सीधा एजोइक में कौन से लाइफ फॉर्म से वो हुआ करते थे उसका डिस्क्रिप्शन है. सो लेट्स सी दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजोइक, यानी सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जस्ट आफ्टर द एनवायरमेंट फॉर्मेशन, यानी एनवायरमेंट प्रॉपर बन गया, तब जब से लाइफ स्टार्ट होना, केमिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसकी बात हम कर रहे हैं. सो एजोइक के टाइम पे क्या था? सो नो लाइफ, ओनली केमिकल इवोल्यूशन टुक प्लेस. सो अभी तक कोई लाइफ नहीं आई थी. वो कौन से एरा की बात हो रही है? एजोइक, ठीक है. ओनली केमिकल इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, यानी बायोमोलिक्यूल से वो बनना शुरू हुए थे जस्ट, ठीक है. देन कम्स द आर्कियोजोइक, ठीक है. सो ये आर्कियोजोइक एरा है. उसमें क्या हुआ? दो तरह के चेंजेस आए. सो प्रोकैरियोट्स बने एंड यूकैरियोट्स बने. सो वी कैन से एरा ऑफ अ इनविजिबल लाइफ. सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी जस्ट सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ इन दोनों तरह का साइमल्टेनियसली, राइट. तो इस पूरे टाइम जोन को बोलते हैं आर्कियोजोइक. देन आफ्टर दिस आर्कियोजोइक एंड एजोइक, दिस कंबाइंडली कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है. तो ये पूरे जो अर्थ का फॉर्मेशन है उसको 5 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है. तो ये पहला जोन है जिसमें 2 एरा हैं, एजोइक एंड आर्कियोजोइक, ठीक है. जब लाइफ नहीं थी और लाइफ बनना शुरू हुई, तो ये यहां तक की बात है. अब आता है सेकंड ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. ये फर्स्ट में 2 एरा, अब सेकंड ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में एक एरा है जो कि है प्रोटेरोजोइक, ठीक है. तो ये प्रोटेरोजोइक की बात करते हैं. उसमें भी अगेन पीरियड एंड इपोश में कोई भी डिवीजन नहीं है. डायरेक्टली आपको लाइफ फॉर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि है उस टाइम पे प्रोटेरोजोइक, यानी नाम से कुछ हमें पता चल रहा है प्रोटोजुअन से वो उस टाइम पे डेवलप हुए थे. सो द डिस्क्रिप्शन इज origin of protozoa
स्पॉन्जेस, कोलियंट्रेट, एनिलिडा एंड मोलुस्का। तो डिफरेंट तरह के एनिमल के क्लासिफिकेशन जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, राइट। सो इस तरह के अभी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो अर्थ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये एरा है जिसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं एपलेशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, यानी थर्ड फेज, अर्थ के डेवलपमेंट का थर्ड फेज, जिसमें एरा है पेलियोजोइक, here the era is Paleozoic, and this development of the earth, or we can say the phase of the earth, is called Appalachian Revolution, ठीक है, जिसको फर्दर अभी यहाँ से पीरियड्स में डिवाइड होना स्टार्ट हुए हैं एरा। तो एरा का नाम है पेलियोजोइक एंड पीरियड है टोटल 6, जिसमें सबसे पहले है कैम्ब्रियन बॉटम में, ठीक है। तो कैम्ब्रियन के टाइम पे क्या लाइफ फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हुए थे बनना, सो दैट आर ट्राइलोबाइट्स, और जो कि एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स हैं, अभी नहीं पाए जाते हैं, दैट वर डोमिनेट एट दैट टाइम। ओके, देन कम्स सेकंड पार्ट ऑर्डोविशियन, सेकंड पीरियड ऑर्डोविशियन, उसमें लाइफ फॉर्म्स बने थे। सो दो तरह की डेवलपमेंट हुए थे उस टाइम पे, एक था जायंट मोलुस्कस वे डोमिनेंट उस टाइम पे, एंड ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिश, यानी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ओरिजिन ऑफ कोर्डेटा। तो ऑर्डोविशियन के टाइम पे क्या हुआ, एक तो जायंट मोलुस्कस है वो डोमिनेंट हो गई, यानी उनका डेवलपमेंट है वो भी फुली हो गया था, एंड देन कम्स द ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस, जो कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे, यानी ओरिजिन ऑफ कोर्डेटा। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ कोर्डेटा, तो कौन सा है, ऑर्डोविशियन, ठीक है। इस तरह से आपको एमसीक्यूज है वो पूछे जाते हैं। ओके, थर्ड पेलियोजोइक एरा में थर्ड पीरियड है अभी सिलियूरियन, दिस थर्ड, और उसका डिस्क्रिप्शन है द जॉलेस फिशेस वेर डोमिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस। तो यानी जो जॉलेस फिशेस का डेवलपमेंट है वो ऑर्डोविशियन से शुरू हुआ था, अभी वो इतने डेवलप हो गए कि डोमिनेंट हो गए, बहुत ही ज्यादा तादाद में बन गए थे तब तक, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस। तो अभी तक फिश का जो अभी हम हाल में जो रियल उनके बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वैसा स्ट्रक्चर बनना प्रॉपर एकदम से स्टार्ट हुआ था कब, तो सिलियूरियन टाइम पे, ये पीरियड है उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ डेवोनियन, दिस फोर्थ डेवोनियन, it is also called golden age of fishes. Why? Because at that time the fishes were dominant and origin of amphibians starts. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिश के बाद किसका डेवलपमेंट हुआ, एम्फीबियंस का। तो भी अभी फिश डोमिनेंट भी हो गई, उनका एक पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया, उनकी तादाद भी बढ़ गई, यानी वो डोमिनेंट भी हो गए। अब आया नेक्स्ट फेज, तो जो फिश है वो कन्वर्ट हुई एम्फीबियंस में। तो कुछ फिश इस तरह की डेवलप हुई जो कि पानी में भी रह सकती थी और लैंड पे भी रह सकती थी। सो देन कम्स द कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियंस। नाउ नेक्स्ट पीरियड है कार्बोनिफेरस, फिफ्थ कार्बोनिफेरस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। सो हियर द डिस्क्रिप्शन इज, जैसे कि डेवोनियन में अभी बन गए हैं एम्फीबियंस, तो अब क्या होंगे, एम्फीबियंस से वो डोमिनेंट होंगे क्योंकि उनकी तादाद है वो बढ़ जाएगी। सो एम्फीबियंस वे डोमिनेंट इन ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स नाउ स्टार्टेड। तो अभी हमें ये भी पता है, कल के डिस्क्रिप्शन में हमें थियरी में पढ़ा है कि जैसे ही पहले फिश आए, फिर एम्फीबियंस बने, फिर नाउ अभी रेप्टाइल्स की बारी। तो एम्फीबियंस जैसे ही डोमिनेंट हुए, यानी उनके मैक्सिमम नंबर से वो बढ़ गए, तब स्टार्ट हुआ रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट। एंड द एनिमल के बाद द प्लांट्स ऑल्सो डेवलप। सो फर्स्ट सीड प्लांट ओरिजिनेटेड इन दैट फेज। तो सबसे पहला सीड प्लांट है वो देखने को मिला कौन से टाइम पे, कार्बोनिफेरस पीरियड में, ठीक है। एंड द लास्ट पेलियोजोइक
एरा में लास्ट पीरियड था पर्मियन, ठीक है, जिसमें किसका डेवलपमेंट हुआ? द ओरिजिन ऑफ मेमल लाइक रेप्टाइल्स एंड द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स अपीयर्ड। तो अब रेप्टाइल्स के बाद किसका डेवलपमेंट? मेमल्स, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ। एंड प्लांट्स में अगर बात करें तो फर्दर मोर वन स्टेप एडवांस्ड प्लांट्स है वो बने फर्स्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स ऑल्सो अपीयर्ड एट दैट टाइम। क्लियर? तो ये हमने बात की फोर्थ एरा जो कि था पेलियोजोइक, ठीक है। अब फिफ्थ एरा की बात करते हैं, दैट इज मीसोजोइक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पीरियड में, ओके, जिसमें शुरू हो रहा है ट्रायोसिक से, देन जुरासिक एंड देन क्रिटेशियस, ओके। सो ट्राइसिक में ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड ओविपेरस मैमल्स, तो डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ कब? ट्रायसिक टाइम पे। एंड देन डायनासोर्स जब फुल्ली मैच्योर हो गए, कंप्लीटली डेवलप्ड हो गई, उनकी तादाद बढ़ गई, यानी उनके नंबर से वो इंक्रीज हो गए, कब? जुरासिक पीरियड में, ठीक है। सो डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स एंड ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथ्ड बर्ड्स एंड मार्सुपियल मैमल्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड फर्न्स ऑल्सो डोमिनेटेड। तो प्लांट्स में डेवलपमेंट हुआ जिम्नोस्पर्म एंड फर्न्स का, एंड बर्ड्स एंड मार्सुपियल मैमल्स से उनका डेवलपमेंट हुआ जुरासिक टाइम पे। मार्सुपियल मीन्स क्या? पाउच एनिमल्स, ठीक है, जो कि पाउच होता है उनके बॉडी में अपने बच्चों को संभाल के रखने के लिए, जैसे कि कंगारूस, राइट। तो ये है मार्सुपियल मैमल्स, ओके। एंड द लास्ट क्रिटेशियस, मेसोजोइक में क्रिटेशियस थर्ड पीरियड, उसमें किसका डेवलपमेंट हुआ? सो हियर एक्सटिंक्शन हुआ किसका? डायनासोर्स का। सो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड आर्क्योप्टेरिक्स, देन ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, एंड देन कम्स द हायर ऑर्डर प्लांट जो कि हैं एंजियोस्पर्म प्लांट ऑल्सो अपीयर्ड, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तब फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए किस टाइम पे? क्रिटेशियस पीरियड में, जो कि है मिसोजोइक एरा का टॉप मोस्ट पीरियड, यानी लास्ट पीरियड। अब नेक्स्ट एरा आएगा। सो नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट एरा है, यानी सबसे रिसेंट एरा जिसको हम बोल सकते हैं, वो है सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ बर्ड्स, मेमल्स एंड एंजियोस्पर्म। यानी इसमें ज्यादातर डेवलपमेंट किसका हुआ? बर्ड्स का, मेमल्स का, जो कि अभी एडवांस एनिमल में पहुंच गए हैं डेवलपमेंट में, लास्ट एरा है, एंड द हायर ऑर्डर प्लांट्स विच इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो अभी उसमें डाइवर्सिटी है वो स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसको 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और सिर्फ इसी एरा में, यानी सीनोजोइक एरा में ही इपोचस हैं डिवाइड किए गए, बाकी किसी में भी हमने ये नहीं देखे हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो शुरू करते हैं हम टर्शरी में डिवीजन फर्दर मोर, तो वो है पेलियोसिन लास्ट में एंड इओसिन। सो पेलियोसिन एंड इओसिन की बात करें तो जिसमें ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स एंड क्या हुआ? सो इओहिपस, यानी जो हॉर्स है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो इओहिपस एंड ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स। देन कम्स द ओलिगोसिन एंड उसमें डेवलपमेंट हुआ एंथ्रोपॉइड्स एप्स इवॉल्व फ्रॉम मंकीज एंड द राइज ऑफ मोनोकॉट्स। सो मोनोकॉट्स प्लांट्स है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स होते हैं सीडेड प्लांट्स में। सो मोनोकॉट्स है वो स्टार्ट हुए, वो कैरेक्टर है वो अपीयर हुआ प्लांट में, एंड एप्स का वी कैन से डेवलपमेंट हुआ मंकी में से, राइट। यानी जो मंकीज थे अभी वो थोड़े एडवांस होते जा रहे, क्यों? क्योंकि उसमें से किसका फॉर्मेशन होना है? ह्यूमंस का। सो दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर कैरेक्टर्स एंड अपीयरेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स मियोसिन। तो उस टाइम पे कुछ लाइफ फॉर्म का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। देन कम्स द प्लियोसिन, उसमें एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर्ड, तो यानी ह्यूमन जैसा कुछ अपीयर बन गया था मंकीज में से, किस टाइम पे? प्लियोसिन इपोश, जो कि है टर्शरी पीरियड एंड सीनोजोइक एरा, ओके। तो उस टाइम से फिर ह्यूमन लाइक बॉडी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था,
देन कम्स द क्वाटरनरी पीरियड, जिसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। प्लेस्टोसिन जिसको आइस एज भी बोलते हैं, एंड द होलोसिन लास्ट एज ऑफ मैन, राइट। मैन का फुल्ली डेवलपमेंट एंड डोमिनेंस जो कि अभी तक चल रहा है। सो पहले बात करते हैं प्लेस्टोसिन की, जिसमें ह्यूमन अपीयर्ड, social life of human started. So the human body completely developed, their population also increased, and their behavior, social behaviors also developed. And then comes Holocene, यानी the age of a man, जिसमें mental age and supremacy of man started. यानी अब सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल हैं वो आ गए थे अर्थ पे, फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली मैच्योर विथ हायर IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जो कि है सुप्रीमेसी ऑफ मैन। सो दिस इज अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें 6 एरास हैं, देन फर्दर दे डिवाइड इनटू पीरियड, देन इपोक्स एंड देन द लाइफ फॉर्म्स वी हैड डिस्कस्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट बुक्स टॉपिक, जो कि है एडेप्टिव रेडिएशन। सो लेट्स डिस्कस दैट। Okay, so the topic is what is adaptive radiation, or it is also called adaptive divergence. So ये theoretical topic है, टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। So सबसे पहले तो देखते हैं कि adaptive radiation means what. So it is the process of evolution of different species in a given geographical area, which starting from a point and literally radiating to other area of geography and habitat is called adaptive radiation. This is homology based on the divergent evolution, we can say. So adaptive radiation means क्या कि एक ये इवोल्यूशन प्रोसेस ही है अलग अलग स्पीसीज की, बट इसमें किस तरह से इवोल्यूशन होता है, तो एक जियोग्राफिकल एरिया है सपोज, उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट से इवोल्यूशन स्टार्ट करके लिटरली पूरा रेडिएटिंग यानी पूरा इवॉल्व होके स्प्रेड होके उसी एरिया में, उसी जियोग्राफिक हैबिटेट में, एरिया में डेवलपमेंट होता है उनका। जैसे कि मान लो कोई, अगर हम एक सिटी की बात करें, जैसे कि है फॉर एग्जांपल मुंबई, ठीक है। सो मुंबई के ही कोई एक कोने में से किसी स्पीसीज का इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, कुछ नए कैरेक्टर से वो डेवलप करते जा रहे हैं, एडेप्टेशन से वो डेवलप करते जा रहे हैं, और घूम फिर के पूरे मुंबई में ही वो स्प्रेड हो रहे, वहां से कहीं नहीं जा रहे। इवोल्यूशन तो हुआ, बहुत साल भी लगे उसमें, पर वो उसी जियोग्राफिकल हैबिटेट में, उसी एरिया में रहे, वो कहीं और नहीं चले गए, यानी मुंबई से दिल्ली नहीं चले गए। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो पूरी एक रेडियस में ही उनका एक डेवलपमेंट होता है। वो रेडियस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट वो पूरे हर जगह पे स्कैटर्ड नहीं होंगे, एक मार्जिन होता है। क्लियर? तो इस तरह की इवोल्यूशन को किसी भी एनिमल के क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशंस। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो सबसे पहला एग्जांपल है डार्विन्स फिंच। तो डार्विन साइंटिस्ट है और ये फिंच बर्ड का नाम है। सो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलोपेगस आइलैंड। तो जब वो, जैसे कि आप लोगों को पता है इवोल्यूशन के बारे में डार्विन ने बहुत सारी स्टडी की है, राइट। तो जब वो अपना रिसर्च कर रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, सो क्या हुआ, डार्विन है वो घूम फिर के कहाँ पे पहुंचे, एक आइलैंड पे जाके रुके जिसका नाम है गैलोपेगस आइलैंड। एंड देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जैसे कि स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन्स फिंचेस अमेज्ड हिम। तो वहां पे डार्विन ने बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेराइटीज देखे, स्पीसीज देखे अलग अलग, जिन्होंने उनको बहुत ही एक्साइटेड किया स्टडी के दौरान। उनमें से एक था स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिसने बहुत ही ज्यादा अमेज किया डार्विन को, और उनसे बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च भी किया। नाउ अब ये डार्विन जो फिंच है, यानी डार्विन ने फाइंड किया था इसलिए उसको डार्विन फिंच बोलते हैं। तो ये जो फिंच बर्ड है उसकी ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिससे प्रभावी हुए थे डार्विन, तो आगे हम बात करते हैं उसकी। बट दिस गैलोपेगस आइलैंड इज सिचुएटेड नियर द
साउथ अमेरिका विच इज अ ग्रुप ऑफ 22 स्मॉलर आइलैंड्स। तो गैलोपेगस आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में, जहाँ पे डार्विन रिसर्च कर रहे थे अपना, और वो 22 स्मॉल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। सो व्हेन ही रीच्ड देयर ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। तो वहां पे उन्होंने फिंच की बहुत डिफरेंट वेराइटीज देखी। फिंच बर्ड तो था ही, पर उसकी भी बहुत ज्यादा वेराइटीज वहां पे थी, ठीक है। तो वो अमेज्ड हुए कि इतनी सी छोटी सी जगह पे एक छोटे से बर्ड ने अपने में इतनी सारी वेराइटीज कैसे लाई, ठीक है। ऑल द वेराइटीज ही conjuncted, or we can say he conjectured, evolved on the island itself, यानी डेवलप्ड वी कैन से कहाँ पे? उसी आइलैंड में, दैट आइलैंड इटसेल्फ। तो ये बहुत सारे बने तो सही, पर वहीं पे बने, यानी अलग अलग तरह के स्पीसीज बने, वो उसी आइलैंड पे बने, ठीक है। कहीं और नहीं गए हैं, ना ही कहीं और से आए हैं, उसी एरिया में, उसी जियोग्राफिकल हैबिटेट में वो डेवलप भी हुए हैं और स्प्रेड भी हुए हैं। So from the original sea-eating features, many other forms which altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. इसका क्या मतलब? कि जब ये फिंच है, उनका ओरिजिनल नेचर था सीड ईटिंग, जो कि बर्ड खाते हैं सीड्स, राइट। बट उसमें से कुछ फॉर्म से वो अल्टर्ड हो गए, यानी उसमें कुछ चेंजेस आते गए, म्यूटेशन होते गए डीएनए में, और उनकी बीक है वो उस तरह से अल्टर्ड हुई, यानी बीक्स में चेंजेस आए। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, डार्विन फिंच की बहुत सारी वेराइटीज देखी वहां पे डार्विन ने। तो ये जो फिंच की वेराइटी थी, उनके बीक्स की वेराइटीज थी, अलग अलग तरह की बीक्स थी। और ये क्यों इस तरह से डेवलप हुए? तो सबसे पहले जो ओरिजिनल वहां पे फिंच थे, वो सीड्स खाते थे फॉर देयर फूड। फिर धीरे धीरे करके वो उन्होंने इंसेक्ट खाना स्टार्ट किया, यानी वो बन गए इंसेक्टिवोरस। तो जिस तरह के इंसेक्ट खाना शुरू किया उन्होंने, उस तरह की उनकी बीक है वो बन गई। तो उसको पकड़ने में इजी रहे, उस तरह का इवोल्यूशन होता गया बीक्स का, और अलग अलग तरह की बीक्स है वो बन गई। क्योंकि एक छोटे से आइलैंड पे इतनी सारी वेराइटीज है, तो अगर सारे एक ही तरह का फूड खाएंगे तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये ना हो, इसलिए कुछ धीरे धीरे करके अपना कुछ अलग खाना है वो उन्होंने टेस्ट करना चालू किया, जैसे कि इंसेक्ट खाना शुरू किया। फिर इंसेक्ट्स में भी वेराइटीज है वो स्टार्ट की उन्होंने खाना। तो ये जिस हिसाब से जो भी फूड खा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उनकी बिक्स का डेवलपमेंट होता गया, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द मेनी ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ये फिंच की डिफरेंट वेराइटीज वहां पे बन गई, डिफरेंट स्पीसीज बन गई। तो इसीलिए इस छोटे से आइलैंड पे डार्विन को एक ही तरह के बर्ड की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिली, और उसमें वेराइटी थी उनकी बीक में, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी द इमेजेस, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम जो फिंच के बीक की बात कर रहे हैं वो किस तरह के डिफरेंट शेप में थी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्या है? फिंच बर्ड है, जिसकी अलग अलग तरह की वेराइटीज पाई गई थी, जिसमें से हम लोग 4 इधर आप इमेज में देख सकते हो, 4 इमेज है। ऑब्वियसली उनकी स्किन फर में भी कुछ वेराइटीज है कलर में, बट दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मेन चेंजेस क्या आए थे उनमें, स्पीसीज में, बीक्स में। तो आप इधर देख सकते हो, जैसे कि ये जो डोमिनेंट सीड ईटिंग बर्ड था, ब्लैक कलर का फिंच, उसकी बीक देखो आप, और धीरे धीरे जो ये वेरिएशंस आए इन सब की बीक से वो देखो, तो पॉइंटेड है, ब्रॉड है। तो जिस तरह का वो फूड ले रहे थे, उस तरह के फिर इवोल्यूशन होते होते परमानेंटली बिक्स में चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये इमेजेस है। नेक्स्ट उनके डेवलपमेंट का चार्ट है, वो देखते हैं हम। सो स्टार्टिंग ये फीचर्स है वो 3 तरह के पाए जाते थे। फ्रूट ईटर्स, जो कि आप इधर देख सकते हो, लेट मी अंडरलाइन, फ्रूट ईटर्स, इंसेक्ट ईटर्स एंड सीड ईटर्स। सो ये जो आप ब्लैक वेराइटी देख रहे हो, ये सारे क्या हैं? सीड ईटर्स हैं, ठीक है। तो ये सीड, शुरू में वो सीड ही खाते थे, तो यही वेराइटी पाई जाती थी। ब्लैक कलर के फिंच है वो सीड ईटर थे, जिसमें से फिर चेंजेस आते आते कुछ फ्रूट ईटर्स बन गए, कुछ इंसेक्ट ईटर्स हैं वो बन गए। तो इस हिसाब से उनकी सबकी बीक्स अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ना कुछ वेराइटीज है वो देखने को मिली। क्लियर? तो इस तरह से फिंच बर्ड में इवोल्यूशन के दौरान अपने एनवायरमेंट में एडेप्ट होने के लिए बॉडी में वेरिएशंस आए। इसी को तो हम इवोल्यूशन बोलते हैं, चेंजेस आना कुछ, राइट। चाहे वो अच्छे चेंजेस हो,
चाहे वो बुरे चेंजेस हो, बट चेंजेस इज देयर, दैट मीन्स दैट इवोल्यूशन हैपन। तो कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो वही चीज नोटिस की डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। ठीक है, सो अ नंबर ऑफ मार्सुपियस each different from the other evolved from an ancestral stock but all within the Australian island continent। तो यानी बहुत डिफरेंट तरह के मार्सुपियल्स हैं वो बने, डिफरेंट स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई, पर उनके एंसेस्टर है वो सेम हुआ करते थे, क्योंकि उसी में से चेंजेस होके ये इतनी सारी वेराइटी से स्पीसीज है वो बन गई, राइट। तो एंसेस्टर है वो सेम थे। और दूसरी चीज ये कि ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही रहे, तो उनकी भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बाउंड्री थी, ये हम एडेप्टिव रेडिएशन उसे बोलते हैं कि बाउंड्री में ही उनका डेवलपमेंट होता है, तो वो वहीं पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं और वहीं पे रहे। ठीक है, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बोला जाता है, वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो ये मार्सुपियस है क्या, जो कि मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर भी दिस मार्सुपियस इज अ लैटिन वर्ड मीन्स पाउच, यानी they are the members of the mammalia class called pouched mammals। pouched होता है उनकी बॉडी में। ठीक है, and they spread, or we can say endemic to Australia and America, and they have short placenta। बहुत ही short placenta होता है और पाउच होता है बॉडी में, जिसमें वो अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं जब वो छोटे होते हैं, तब ग्रोइंग फेज में। ठीक है, उसे बोलते हैं मार्सुपियस, यानी पाउच्ड एनिमल्स इन अदर वर्ड वी कैन से। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल है इन द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल। बट बिफोर दिस लेट मी शो यू द इमेजेस ऑफ मार्सुपियस, जो कि बहुत ही अलग अलग तरह के मार्सुपियस थे, जिनके एंसेस्टर है वो कुछ सेम रहे। उनकी देखो इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही, यानी सभी पाउच एनिमल्स हैं, बट अल्टीमेटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट वो रहे भी कहाँ, उतने ही जोन में डेवलप होके वहीं पे इवॉल्व हुए। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज। दिस इज ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स टॉपिक्स, और इमेज भी आपकी टेक्स्ट बुक की है, वो हम देखते हैं, देन लेटर विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में इतनी तरह के मार्सुपियस है वो पाए जाते हैं, यानी पाउच्ड एनिमल्स, जिसमें से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले कांगारू। ठीक है, देन मार्सुपियल रेट, देन एंट ईटर, यानी जो एंट खाता है अपने फूड में, टाइगर कैट, तस्मेनियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोआला एंड बेंडिकॉट, देन वोम्बाट। ये सारे क्या है, पाउच्ड एनिमल्स है। ठीक है, जो कि एग्जांपल है मार्सुपियल रेडिएशन का। तो ये सारे मार्सुपियल एनिमल सारे कॉमन एंसेस्टर में से इवॉल्व हुए हैं, बट स्टिल दे आर, यू कैन सी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सारा इवोल्यूशन का पीरियड था, जिसमें सब अलग अलग तरह से डेवलप हुए, इवॉल्व हुए और रहे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल्स। सो दिस प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है वो एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, सेम वे प्लेसेंटल मैमल्स भी ऑस्ट्रेलिया के एडेप्टिव रेडिएशन है वो शो करते हैं। जैसे कि दे अपीयर्स टू बी सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स, यानी ये जो प्लेसेंटल मैमल्स है वो भी अपने करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स जैसे ही कुछ ना कुछ वेराइटीज में दिखते हैं, पर वो पाउच्ड मैमल्स है, ये पाउच्ड मैमल्स नहीं है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। एग्जाम्पल है प्लेसेंटल वुल्फ एंड टस्मेनियन वुल्फ, जो कि मार्सुपियल है और ये है प्लेसेंटल। ठीक है, तो इन दोनों में दिखने में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन है वो सेम है, बट अल्टीमेटली दे बोथ आर डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल्स आल्सो एंड देन आफ्टर वी फिनिश अवर टुडेस लेक्चर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये भी इमेज आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज है, जो कि शो करती है पिक्चर शोइंग convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals।
तो इन दोनों की पहले जो हम देखेंगे वो है प्लेसेंटल सारे और दूसरी साइड हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. ठीक है. सो लेट्स सी दिस विद द जूम. यस, तो पहला एग्जाम्पल है वुल्फ. एक है प्लेसेंटल, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. तो प्लेसेंटल वुल्फ एंड दिस वुल्फ वी कैन से बोथ आर मार्सुपियल है. टस्मेनियन वुल्फ है वो मार्सुपियल है. ठीक है. तो दोनों देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं बट दे बोथ आर डिफरेंट. सेम वे बॉम्बकैट और वी कैन से बॉबकैट एंड टस्मेनियन टाइगर कैट, दोनों के बॉडी पे पैचेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बट दे आर डिफरेंट. सेम फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फ्लेंजर, देन लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस. ये है लेमूर एंड दिस इज स्पॉटेड कस्कस. देन माउस एंड मार्सुपियल माउस. देन एंट ईटर, ये भी एंट ईटर ही है जिसको नुम्बार्ड बोलते हैं. एंड द लास्ट मॉल एंड मार्सुपियल मॉल. राइट. तो इस तरह से ये प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं. दोनों ओरिजिन में सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं बट अल्टीमेटली बोथ आर डिफरेंट. और ये भी इवॉल्व होके एक ही जोन में रहे, इसीलिए हम इसको एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं. क्लियर? So this is about today's lecture and this is about all some evolutionary part. Now we'll discuss in next lecture few more topics. Thank you.